हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, एनिमल किंगडम। मैं अभी तक आपके साथ चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड डिस्कस कर चुका हूँ। सेकंड और थर्ड चैप्टर सर ने डिस्कस किया है आपके साथ। ये वाला चैप्टर मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। और एनिमल किंगडम में स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, क्लासिफिकेशन में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देर आर डिफरेंट वे टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रीवियसली इट वॉज थॉट there is just two type of organism, one is plant, another one is animal. Yes, this is two kingdom system of classification that was given by Carolus Linnaeus. Then three kingdom system of classification given by Haeckel, four kingdom system of classification given by Copeland. Today in most of the cases, in most of the books, they follow five kingdom system of classification that was given by R.H. Whitaker in 1969. जहाँ कहीं भी फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, it was given by R.H. Whitaker in 1969. In five kingdom system of classification we study there are five kingdom: Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia. ऑल दी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गा, उसे रखा गया है मोनेरा में, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उन सबको रखा गया प्रोटिस्टा में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। You people know the difference between prokaryotic and eukaryotic cell? At least 5 differences between prokaryotic and eukaryotic you have to write in comment section. Yes, कम से कम 5 डिफरेंस आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में लिखना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि विच इज़ प्रोकैरियोटिक, विच इज़ यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जूलॉजी में मैं आपको प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोड्स हैं। टोटल प्रोटिस्टा में ये 5 हम पढ़ते हैं, बाकी सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं प्रोटोजोआ आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लांटी, प्लांट्स में हम लोग पढ़ते हैं। फंजाई को अलग किंगडम में रखा गया है क्योंकि ना ये एनिमल है ना ये प्लांट है, काइटिनस सेल वॉल है, तो इसे एक डिफरेंट किंगडम में रखा गया है। जूलॉजी में बेसिकली आई विल टीच यू किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, सारे मल्टी सेलुलर। यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर। इट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 ब्रांचेस, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। जोआ का मतलब होता है एनिमल। आज के बाद कभी भी कहीं जोआ टर्म पढ़ो, दैट मीन्स एनिमल। पैरा, PARA, पैरा का मतलब होता है पोर। तो पैराजोआ में जो फाइलम हम पढ़ेंगे, दिस फाइलम इज पोरीफेरा। पैराजोआ में जो फाइलम पढ़ेंगे वो कौन सा फाइलम पढ़ेंगे? पोरीफेरा। पोरीफेरंस आर पोर बियरिंग एनिमल्स। यूमेटाजोआ, जोआ का मतलब आप जानते हो एनिमल। यू टर्म कहीं भी आ जाए ट्रू, मेटा मतलब मल्टी, तो मल्टी सेल्यूलर, ट्रू मल्टी सेल्यूलर यूमेटाजोआ। प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर, फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर पोरीफेरा। सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर पोरीफेरा है, एडवांस्ड मल्टी सेल्यूलर यूमेटाजोआ से है, जिन्हें फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, रेडिएटा और बाइलिटेरिया। रेडिएटा और बाइलिटेरिया। रेडिएटा मतलब जिनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, एग्जाम्पल निडेरिया, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, रेडियल सिमेट्री। बाइलिटेरिया जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया का क्या मतलब है? हम लोग के पढ़ने का तरीका क्या है बायो में? हम वर्ड्स को ब्रेक करते हैं, प्रोटो और फिर लिखते हैं स्टोमिया। स्टोमिया मतलब स्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब ओपनिंग।
स्टोमिया बना है स्टोमेटस, और स्टोमेटा टर्म का मतलब होता है ओपनिंग। ओपनिंग मतलब किसकी ओपनिंग? ओपनिंग टर्म हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? माउथ के लिए। प्रोटो मतलब फर्स्ट। देन व्हाट डज द मीन ऑफ प्रोटोस्टोमिया? इफ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माउथ इज फर्स्ट डेवलप्ड देन इट बिलोंग्स टू प्रोटोस्टोमिया। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय माउथ पहले डेवलप हो रहा तो ये प्रोटोस्टोमिया को बिलोंग करेगा। इसमें ये सीलोम के बेसिस पे प्रोटोस्टोमिया को सीलोम या कैविटी के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और यू सीलोमेट। ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और यू सीलोमेट। ड्यूट्रोस्टोमिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, ड्यूट्रो मतलब बाद में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय अगर माउथ बाद में डेवलप होता है, इफ माउथ इज डेवलप्ड इन लेटर फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देन इट बिलोंग्स टू ड्यूट्रोस्टोमिया, और इसमें सारे यू सीलोमेट आएंगे। यू सीलोमेट मतलब जिनमें ट्रू सीलोम है। सीलोम टॉपिक अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे सेपरेटली। अभी सीलोम या कैविटी का मतलब, ए सीलोमेट कैविटी एब्सेंट, सीडोसीलोमेट फॉल्स कैविटी, यू सीलोमेट ट्रू कैविटी। जितने ड्यूट्रोस्टोमिया हैं इनमें पहले एनस डेवलप होता है, बाद में माउथ डेवलप होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एंड दे ऑल बिलोंग्स टू विच? यू सीलोमेट। ऑल द ड्यूट्रोस्टोमियल्स आर यू सीलोमेट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इससे रिलेट करके समझने थे। सो एनिमल किंगडम में आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो in zoology part I have to cover kingdom Animalia, and in Protista, Protozoa I have to cover. In this section we will discuss in very detail about Porifera, Coelenterata to chordates. Here I have written all the phylum in sequence. In this sequence we have to study Porifera, Cnidaria or Coelenterata, somebody called as Coelenterata, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट्स। इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, किसी भी स्टडी मटेरियल में, किसी भी बुक्स में दे आर गिविंग क्लासिफिकेशन इन दी सेम सीक्वेंस। रीज़न, क्योंकि यही एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का सीक्वेंस है। दैट मीन्स पोरीफेरा से इवॉल्व होकर के ये, देन ये, और कॉर्डेट्स सबसे लास्ट में इन सबसे इवॉल्व हुए हैं। दिस इज देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दैट वी कॉल फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अगर किसी की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। पोरीफेरा अभी हम लोगों ने देखा फर्स्ट मेटाजोआ है, प्रिमिटिव मेटाजोआ है। फर्स्ट मेटाजोआ मीन्स फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर एनिमल है ये। नेक्स्ट निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज। निडेरिया से लेकर के एस्केलमिन्थीज तक, या इनफैक्ट आप पोरीफेरा से भी कह सकते हो, दे आर लोअर नॉन कॉर्डेट्स। लोअर नॉन कॉर्डेट्स इन्हें कहते हैं। फ्रॉम एनिलिडा टू कॉर्डेट्स कॉल्ड एज हायर नॉन कॉर्डेट्स। तो हम लोगों ने एनिमल्स को ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में भी 2 पार्ट है, लोअर और हायर। पोरीफेरा भी नॉन कॉर्डेट है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस है, इसलिए मैंने उसे अलग कर दिया है। वो फर्स्ट मेटाजोआ है, प्रिमिटिव मेटाजोआ है। सो सीलेंट्रेटा, निडेरिया से लेकर के एस्केलमिन्थीज तक लोअर नॉन कॉर्डेट, और एनिलिडा से कॉर्डेट तक, नॉट कॉर्डेट, अप टू हेमिकॉर्डेटा तक हायर नॉन कॉर्डेट। और कॉर्डेट अपने आप में एक डिफरेंट फाइला है, तो डिफरेंट फाइलम है कॉर्डेट, जिसे हम लोग सेपरेटली कॉर्डेट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो एनिमल्स जो मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्रॉडली आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। In non-chordate, I will teach from Porifera to Hemichordata. Then there is a different section. This is chordate. Next question you may ask, what is the difference between chordate and non-chordate?
जो कॉर्डेट हैं, इफ यू आर सेइंग वी पीपल आर कॉर्डेट, वी मस्ट हैव 3 फंडामेंटल फीचर. विथ 3 फंडामेंटल फीचर, you must have notochord, you must have dorsal hollow nerve cord, you must have pharyngeal gill slits, and if you want to add 4th point, you may add presence of post anal tail. If anyone or all these characters are present in animal, that animal belongs to phylum Chordata. इनमें से कोई एक कैरेक्टर या all the characters भी किसी में प्रेजेंट है, वो कॉर्डेट्स होगा, और जिसमें नहीं प्रेजेंट है वो नॉन कॉर्डेट्स होगा. तो अप टू हेमिकॉर्डेटा ये पूरे नॉन कॉर्डेट्स हैं. प्रोटोजोआ एक अलग है, प्रोटोजोआ को अलग किंगडम में भी रखा गया, उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो प्रोटोजोआ को उसके साथ कंफ्यूज मत करो. लेकिन पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेट तक सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, और कॉर्डेट फाइलम अलग है. हम लोग जब कैरेक्टर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, सपोज अगर कोई कैरेक्टर पोरीफेरा में इवॉल्व हुआ, सीलेंट्रेट्स में और मॉडिफाई होगा, टीनोफोरा में और मॉडिफाई होगा, तो फर्दर जैसे जैसे हम मूव करेंगे वो कैरेक्टर्स मॉडिफाई होते चले जाएंगे. सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड यानी कैरेक्टर आपके अकॉर्डिंग किसमें प्रेजेंट होना चाहिए? जो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट होना चाहिए. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कैरेक्टर्स मॉडिफाई होते जाएंगे. बट यू नो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो हमें एक्सेप्शन भी मिलेगा. कई बार कैरेक्टर मॉडिफाई होना चाहिए लेकिन रिड्यूस हो जाएगा, उसका रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट ये मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी फाइला हमारे सिलेबस में हैं, ऑल दी फाइला आर एग्जाम्पल ऑफ मेजर फाइला. यस, मेजर फाइला. जितने भी फाइला हमारे सिलेबस में है सारे मेजर फाइला हैं. फाइला मतलब फाइलम. प्लांट में डिवीजन टर्म इस्तेमाल करते हैं और जूलॉजी में अपने फाइलम. हमारे सिलेबस में जितने भी फाइलम है सारे मेजर फाइलम है. किसे मेजर फाइलम कहते हैं? इफ इन एनी फाइलम द नंबर ऑफ स्पीसीज आर मोर देन सच फाइलम इज कॉल्ड मेजर फाइला. वी जस्ट हैव वन माइनर फाइला इन आवर सिलेबस. दिस माइनर फाइला इज टीनोफोरा. हमारे सिलेबस में केवल एक माइनर फाइला है जिसे टीनोफोरा कहते हैं. क्यों इसे माइनर फाइला कहते हैं? बिकॉज दे हैव लेस नंबर ऑफ स्पीसीज. तो जो टीनोफोरा है, यस यू हैव टू रिमेंबर अबाउट टीनोफोरा, दिस इज माइनर फाइला. माइनॉरिटी में है ये, इनके लोग कम है. कितनी स्पीसीज टीनोफोरा की है? 100 स्पीसीज. अगर किसी के नंबर ऑफ मेंबर्स कम है तो वो माइनॉरिटी में है. सिंपली टीनोफोरा के नंबर ऑफ स्पीसीज लेस है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज माइनर फाइला. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट पोरीफेरा, निडेरिया एंड सो ऑन, first we will discuss all the general characters of non-chordate. So let us start the general characters of non-chordate one by one. So the first basis of classification in non-chordates that I am taking, first basis of classification, yes, this is on the basis of level of body organization. That means how is their body organized? Whether they are single celled, they are multicellular, they join to form tissue, they join to form organ or organ system. Let us discuss one by one. In protoplasmic or acellular, protoplasmic or acellular, that mean body is formed of single cell. If body is formed of single cell, then this is called protoplasmic or acellular. All the function of that organism is performed by single cell and their example is protozoa. Protozoa. So protoplasmic, protozoa. Next, in next group, in next modification, now there are number of cell. Now there are number of cell. All these cells are collected, but they do not join to form tissue. They are present but they do not join to form tissue. Such body organization is called cellular level of body organization, and example is porifera. Porifera.
So in porifera, number of cells are present, but cells do not join to form tissue. First time tissue level of organization, that means all the cells join, they function in a similar pattern, they perform a specific function, then we say it is tissue grade body organization. It is started first time in Coelenterata, that means Coelenterata also called as Cnidaria. It is present in Cnidaria and Ctenophora. So tissue grade body organization is present in Cnidaria and Ctenophora. When tissues join, they form organ like stomach, lung in our case. Tissue join to form organ grade of body organization is first time developed in phylum Platy. Platy means platyhelminthes. Whenever I use the term platy, that means platyhelminthes, organ grade. And when organs join, they communicate physically and chemically. That means now they are constituting the organ system, and organ system level of body organization has been started from phylum. Yes, Aschelminthes can also be called as nematodes. So what we have seen, the character that has been started in protozoa, it has been modified in porifera, further Cnidaria, then platyhelminthes, and from nematoda to onwards all have organ system level of organization. And at every movement you must have the knowledge of sequence of phylum, that means from porifera to chordata. तो किसी भी मूवमेंट पे ये सीक्वेंस हमेशा याद होना चाहिए, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लाटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये सीक्वेंस हमेशा, क्योंकि इसी सीक्वेंस में कैरेक्टर डेवलप होते हैं. सो ऑर्गन सिस्टम इन नीमेटोड्स. तो इस तरीके से ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द सिमेट्री. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीन ऑफ सिमेट्री? सपोज I have this object, this is pen holder that I have right now, this is object. When we define the symmetry, the mean of symmetry is what? If we divide any organism, and if by any plane you cannot divide that organism into two equal parts, then such organisms are called asymmetrical. Yes, asymmetrical. Again I am repeating that you can write in your copy. If by any plane you cannot divide organism into two equal parts, then this is the case of asymmetry, and it is found in the case of protozoa and porifera. Protozoa and porifera. And how do we define the symmetry? If we divide the organism by any plane, and if it can divide it into two or more than two equal parts, that means that organism is showing the symmetry. तो अगर आप organism को divide कर रहे हो, डिवाइड करने पर दो या दो से ज़्यादा इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर ले रहे हो, that means उस organism में क्या है? Symmetry. Let us take the example. रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री के लिए जैसे ये पेन होल्डर मेरे पास है, सपोज ये प्लेन ऑफ डिवीजन है जो इसे डिवाइड कर रहा है इस तरीके से, इसके सेंटर से इस तरह से भी डिवाइड कर सकता है, इस तरह से भी डिवाइड कर सकता है, बट द प्लेन ऑफ डिवीजन मस्ट पास थ्रू देयर सेंटर and that object can be divided into two or more than two equal parts, then such division is called radial symmetry. It is present in the case of, yes, Cnidaria, Ctenophora and Echinodermata. अगर आप मेरे बगल में देखोगे तो यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा है, एनसीईआरटी के हाइड्रा का डायग्राम भी मैंने रेडियल सिमेट्री के लिए यहाँ पे शो किया है. तो इस डायग्राम में भी देखोगे एनसीईआरटी के कि सेंटर से किस तरीके से इस तरह से दिखा रहे हैं, इस तरीके से प्लेन दिखा रहे हैं.
the division of plane must pass through their center. That's why they are using the term radial, that relates to radius. And passing plane of division can divide the organism into two or more than two equal parts. Then this is the case of radial symmetry. Now next I am talking about the bilateral symmetry. Bilateral symmetry का भी देखोगे तो डायग्राम शो हो रहा है. बायलैटरल सिमेट्री में मैं अपने केस का एग्जांपल लेता हूं. अगर मेरी बॉडी को सेंटर से इस तरीके से डिवाइड किया जाए, देन दिस विल बी माय राइट एक्सिस, देन दिस विल बी माय लेफ्ट. बायलैटरल सिमेट्री मींस देयर आर टू surfaces, there are two axes, this is right, this is left. If plane of division passes through the center and there are two parts, one is right, another one is left, you know our right and left are actually our lateral part of body. तो बाइलैटरल में बॉडी को दो लैटरल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, एक राइट है और एक लेफ्ट है. तो यहाँ एनसीईआरटी के डायग्राम में भी हम लोगों ने शो किया किस तरीके से क्रैब को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में. तो बाइलैटरल सिमेट्री, दिस बाइलैटरल सिमेट्री इज स्टार्टेड फ्रॉम फाइलम Platyhelminthes to onwards, that means up to chordata. Platyhelminthes to onwards, that means up to chordata. You may ask, sir, then why echinodermates you are writing in the radial symmetry side? Echinodermata is exceptional. Echinodermata is exceptional. इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है. तो जो एडल्ट में सिमेट्री है वही हम लिखेंगे. तो इकाइनोडर्मेटा में मोस्टली रेडियल सिमेट्री होती है. इट इज एक्सेप्शनल फाइला, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑन दिस साइड. तो ये रेडियल और बाइलैटरल सिमेट्री है जो आपको डायग्राम में भी दिख रही है. सो अप टू वी हैव डिस्कस 2 पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन and on the basis of symmetry. Now let us some more basic region. So the next basic region of classification, or you can say basis of classification, is that I am taking here germinal layer. Germinal layer. What is the number of germinal layer? You know all the body organs, in fact any body organs, it may be either formed of ectoderm, endoderm or mesoderm, or might be possible in any organ all the three germ layers are present. Ectoderm, endoderm, mesoderm, or all the three germinal layers are present. How has it been evolved during the course of evolution? If we see diploblastic, diplo means there are two layer, diplo means there are two layer. Diploblastic, there are two layer, ectoderm and endoderm. Ectoderm is always present on outer side and endoderm is always present on inner side. If you see the diagram here, in this diagram diploblastic diagram has been shown, in which outer layer is ectoderm, inner layer is endoderm, and their example is porifera and in fact you can say porifera, coelenterata and ctenophora. PCC means पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. टीनोफोरा की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, लेकिन इसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन टी से ही करते हैं, टीनोफोरा, क्योंकि सी साइलेंट है यहाँ पे. तो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो डायग्राम में शो हो रहा है डिप्लोब्लास्टिक. जब मैं पोरीफेरा फाइलम आपको पढ़ाऊंगा तो पोरीफेरम में डिप्लोब्लास्टिक है, बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म. जो बाहर की पोरीफेरा में एक्टोडर्म होती है, पोरीफेरा में अगर यहाँ पे मैं लिखूँ पोरीफेरा में बाहर जो एक्टोडर्म है उसे हम कहते हैं पिनाकोडर्म, और अंदर की जो एंडोडर्म पोरीफेरा में होती है उसे मैं कहता हूँ क्वानोडर्म. तो ये उसे वहाँ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ रिवीजन पॉइंट से पोरीफेरा की एक्टोडर्म पिनाकोडर्म और एंडोडर्म क्वानोडर्म. सीलेंट्रेटा में इसी तरीके से मैं बताऊंगा, बाहर की एपिडर्मिस, अंदर की गैस्ट्रोडर्मिस. सो दे जस्ट हैव टू लेयर. ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स देयर आर थ्री लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन दोनों के बीच में मेसोडर्म. फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज प्लैटीहेल्मिन्थेज, या फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइला इज प्लैटीहेल्मिन्थेज.
From platyhelminthes to all phyla, they are triploblastic. Platyhelminthes, Escalminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata, all are triploblastic, so there is no need to remember. So they have 3 germ layer, ectoderm, endoderm, and in between ecto and endo, what they have? Mesoderm. Or Coelenterata, Porifera or Ctenophora, they just have ecto and endoderm. पोरीफेरा में एक्टोडर्म को पिनाकोडर्म और एंडोडर्म को क्वानोडर्म, सीलेंट्रेटा में एक्टोडर्म को एपिडर्मिस और एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं. So this is the other basis of classification, that is germinal layer, and you are seeing the diagram of it that they are giving in NCERT. They are showing both diploblastic as well as triploblastic. Next I am taking the other basis of classification. This is also very important. They are not giving in NCERT, but it is very important. This is on the basis of body plan, how the nature has planned their body. Cell aggregate, that means there are different cell, they join, but cell do not join to form tissue. घर में आपके 10 लोग हैं, there are 10 members in your family. अगर वो सब एक साथ काम करें, कि किसी ने बगल वाले ने अगर कहा है कि मुझे आपके घर से ये चीज़ चाहिए, तो सब लोग एक साथ करें कि हाँ हम दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम विरोध में अपनी आवाज़ उठा दें कि नहीं देंगे, हम लोग हमेशा ही देते रहते हैं, उनके यहाँ से तो कभी कोई चीज़ नहीं आती है. दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट सेल एंड ऑल दी सेल्स आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. सच बॉडी प्लान इज कॉल्ड सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. लेकिन अगर सब एक साथ एक ही काम करने के लिए कहें कि यस हम रेडी हैं, दिस इज टिश्यू, तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में देर आर डिफरेंट सेल बट दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. योर आंसर इज पोरीफेरा एंड मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस. मेंबर ऑफ पोरीफेरा आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस. नेक्स्ट, ब्लाइंड सैक और इनकम्प्लीट बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक और इनकम्प्लीट, that means they just have single opening. They just have single opening for ingestion and egestion. Ingestion means, here I am writing ingestion, or simply here I can write ingestion. You know the meaning of ingestion? Intake of food. That obviously we take food from our mouth. And egestion, that mean expulsion of waste material. We people have anus for the expulsion of waste material, but in a group of animal who have just a single opening, that is actually acting as both mouth as well as anus, then such body plan is called blind sac or incomplete body plan. And their example is, yes, their example is Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes. From Coelenterata to Platyhelminthes, all have blind sac body plan. That you keep remember. So this is about blind sac or incomplete. Next is tube within tube body plan. Tube within tube. नेम से पता चल रहा है कि ऊपर वाले ने एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब डाल दी है. दिस इज ट्रू. अंदर वाली ट्यूब को हम और आप कहते हैं गट, और बाहर वाली ट्यूब को हम और आप क्या कहते हैं? बॉडी वॉल. सो देयर आर टू ट्यूब. इनर ट्यूब को गट कहेंगे, बाहर वाली ट्यूब को बॉडी वॉल कहेंगे. दैट साइड इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. एंटीरियर साइड में जो ओपनिंग होगी दिस इज कॉल्ड माउथ. पोस्टीरियर साइड में जो ओपनिंग होगी दिस इज कॉल्ड एज एनस. सो देयर आर टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस. Tube within tube body plan, it is started from phylum Aschelminthes, and from Aschelminthes to onwards all have tube within tube body plan. So this is very, very important. So you have clear about the tube within tube body plan, blind sac body plan and cell aggregate. And next I am going to discuss about cephalization. Wherever you read cephalic, cephalic means head. Cephalization means formation of head, and it is first time started from phylum Platyhelminthes, and from Platyhelminthes to onwards in all phyla they have head. तो सबसे पहले हेड का फॉर्मेशन Platyhelminthes में स्टार्ट हुआ और उसके आगे के जितने फाइला है
सभी में हेड प्रेजेंट है। हेड का क्या इंपॉर्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे ऊपर वाले ने हमें भी हेड दिया है। यू कैन सी ऑल दी सेंस ऑर्गन, आई ईयर, नोज या टेस्ट के लिए जो टंग है, ज्यादातर सेंस ऑर्गन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट इज प्रेजेंट इन एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड आर एंटीरियर मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी इज हेड। सो इन दिस पार्ट ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। टेल रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं बट इट इज वेरी लेस। तो हेड रीजन का ये इंपॉर्टेंस है कि सेंस ऑर्गन यहीं प्रेजेंट होंगे और इसकी जो पोजीशन होगी वो एंटीरियर मोस्ट होगी। सो दिस इज द सिफिलाइजेशन। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉडी कैविटी और सीलोम। So the next basis of classification, this is very important basis of classification. This is body cavity or coelom. Body cavity or coelom. Body cavity or coelom का मतलब क्या? What is the meaning of body cavity or coelom? You know, this is body wall. This is body wall. This is my thorax region. This is my abdomen region. This is head part. This is upper limb, and in lower side I have lower limb. In body cavity part, we take only thoracic and abdominal part. Thoracic and abdominal part. In thoracic and abdominal part, on outermost side, body wall is present, and on inner side, gut or alimentary canal passes. What I mean to say, this is body wall, this is alimentary canal, this is alimentary canal or gut or alimentary canal. The gap that is present in between the body wall and gut, this gap, yes, this gap is called body cavity or coelom. If this cavity is absent, acoelomate. If this cavity is false, pseudocoelomate. If this cavity is true, eucoelomate. What is the meaning of absence, false or true coelomate? First, you can write the definition of coelom or cavity. Coelom or cavity is a space that is present in between the outer body wall and inner gut. Now let us take the first body cavity, acoelomate. A means absent, coelomate means cavity is absent. This is outermost ectoderm, innermost endoderm. In between ecto and endoderm, undifferentiated mesoderm, mean the mesoderm that has not been separated, that has not been divided. This undivided mesoderm is called parenchyma. So if in between ecto and endoderm parenchyma is present, then such cavity is called acoelomate. Such cavity is called acoelomate. Here, if you see the diagram of NCERT, I have shown the case of acoelomate. In that case, in between ecto and endoderm, mesoderm is completely filled. That means mesoderm has not been splitted, has not been break. That's why there is no cavity. And example of acoelomate is platyhelminthes. Platyhelminthes. I think ये सबको क्लियर हो गया होगा. Next, pseudocoelomate. Pseudo means false. Pseudo टर्म तो हम लोग बचपन से ही false के लिए यूज करते रहते हैं. और coelomate means cavity. False cavity is present. What is the meaning of false cavity? If you see the diagram of Eschelminthes or nematoda, here I have also drawn the simple diagram. In between ecto and endoderm, mesoderm is present in the form of pouches. If mesoderm is present in the form of pouches, that means it is scattered in between ecto and endoderm. Such arrangement of mesoderm, such cavity is called pseudocoelomate, and it is present in case of nematodes. It is present in case of nematodes or Eschelminthes. Nematodes or Eschelminthes.
Next I am coming on eucoelomate, that means true cavity. Coelom means cavity, u means true body cavity. What is the meaning of true body cavity? If you see the diagram here, in this diagram I have shown in between ecto and endoderm mesodermal lining is present. Simple line diagram I have also drawn here. Outermost ecto, innermost endo, and the line that I have drawn from red color, this is mesoderm layer. So body cavity, true body cavity should be lined on both outer as well as inner side by mesoderm. तो ट्रू बॉडी कैविटी की यही डेफिनेशन है, दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड होगी, जो रेड कलर है वो मेसोडर्म लेयर है. हाउ दिस ट्रू कैविटी डेवलप्स, देयर आर 3 डिफरेंट वे. साइजोसिलिक, सिलिक मीन्स ब्रेक, सिलिक मीन्स कैविटी. साइजो टर्म अगर कहीं लिखा हो दैट मीन्स स्प्लिटिंग. इट मीन्स व्हाट? इफ ट्रू बॉडी कैविटी is formed by splitting of mesoderm, then this is the case of साइजोसिलिक. अगर ट्रू बॉडी कैविटी मेसोडर्म के ब्रेक होने से बन रही है, टूटने से बन रही है, then this will be the case of साइजोसिलिक. साइजोसिलिक में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, साइजोसिलिक. हीमोसिलिक में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हीमोसिलिक कैविटी है, और बॉडी कैविटी में हीमोलिम्फ फिल्ड रहता है. आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हीमोसिलिक कैविटी है. तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का में हीमोसिलिक भी है, साइजोसिलिक भी है. आर्थ्रोपोडा मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव डिफाइंड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल. जो ब्लड है वो विसरल ऑर्गन के चारों तरफ प्रेजेंट है. विसरल ऑर्गन्स बाथ इन ब्लड, बाथ इन हीमोलिम्फ, दैट्स व्हाई दिस इज द केस ऑफ ओपन सर्कुलेशन. और ये हीमोसिलिक में है. तो हीमोसिलिक, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, विसरल ऑर्गन के चारों तरफ हीमोलिम्फ फिल्ड रहता है. लास्ट है एंटीरोसिलिक. एंटीरोसिलिक का मतलब है true body cavity is formed by gut. True body cavity is formed by gut. What does it mean? जो true body cavity है, जो gut की एंडोडर्म है, gut के एंडोडर्म से छोटे छोटे पाउच ऐसे ब्रेक होंगे. gut के एंडोडर्म से छोटे छोटे पाउच ब्रेक होंगे एंड देन दे ज्वाइन टू फॉर्म ट्रू बॉडी कैविटी. इस तरीके से इनके बीच में एक बॉडी कैविटी डेवलप हो जाएगी. और इसे देख सकते हो एंटीरोसील ट्रू बॉडी कैविटी में, सपोज अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्रू बॉडी कैविटी है, दिस इज द ट्रू बॉडी कैविटी, तो ये बॉडी कैविटी गट के पाउच लाइक स्ट्रक्चर के ब्रेक होने से फॉर्म होती है. एंटीरो टर्म बना एंट्रॉन से, एंट्रॉन, ENTERON. एंट्रॉन का मतलब होता है गट. इस गट से छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, देन दे ज्वाइन एंड देन दे फॉर्म कैविटी दैट आई हैव शोन हियर, दिस कैविटी. सो दिस कैविटी इज लाइंड ऑन बोथ आउटर एज वेल एज इनर साइड बाय मेसोडर्म. सो ट्रू बॉडी कैविटी शुड बी लाइंड ऑन बोथ साइड्स बाय मेसोडर्म. इट मे बी साइजोसिलिक formed by splitting. Hemosilic means they have hemocoel cavity. They have saidosilic, but they also have hemosilic cavity. In this cavity, hemolymph is present. Their example is arthropods and mollusk. Their example is annelid. In case of enterocolic, their examples are Echinodermata to chordata. Echinodermates, hemichordate, chordate, they all have enterocolic body cavity. So this is the very important basis of classification, and you can see the NCERT diagram here on the basis of coelom, acoelomate, pseudocoelomate and eucoelomate. Now I am coming on the next basis of classification. So बच्चों में ये बिल्कुल क्लियर है कि बॉडी कैविटी acoelomate, pseudocoelomate और eucoelomate
Eucoelomate is further divided into three parts: Schizocylic, Hemocylic, Enterocylic. Schizocylic Annelida, Hemocylic Arthropoda mollusca, Enterocylic from Echinodermata to onwards. Next और क्या basis है classification के? Let us see. The next I have taken segmentation. Segmentation means, suppose if this is any animal and if this animal is divided into many fragment, many part, such parts are called segment. If segmentation is absent, obviously it is called as unsegmented. So what I have written here, segment is absent, and their best example is Coelenterata, that you can also call as Cnidaria, and Platyhelminthes. These two, Cnidaria और Platyhelminthes में segmentation absent है, ना बॉडी में बाहर से ना अंदर से कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है. When I talk about the pseudo segmentation, pseudo means what? False. Segment, that means separation, body part is separated. Pseudo segmentation means segment is present but it is false. What is the meaning of false segmentation? It is present in tapeworm. This tapeworm is also called as Taenia solium. Taenia solium is the zoological name of tapeworm. If we see the structure of tapeworm body is divided into three parts. This is their head part. Their head part is better known as scolex. Their head part is called as scolex. The lower part, this is called as neck. Scolex neck. Neck is a very small budding zone. The large body part is called as strobila. Large body part is called as strobila. So tapeworm body is divided into three parts: scolex, neck, and strobila. In strobila part, 800 to 1000 segments are present. These segments are false segment and they are called as proglotted. What is the meaning of false segment? False segments are independent from each other. In their body, from the posterior axis, in a regular pattern, in regular manner, the posterior part is break. It detach. This detachment of posterior part is called apolysis. And you know, by the breaking of posterior part, there is no effect on anterior part because all the segments are independent from each other. अगर मैं अपने बॉडी के इस पार्ट को कट करूंगा तो बहुत पेन होगा और कई सारे फंक्शंस इम्पेयर्ड होंगे. लेकिन अगर सीडो सेगमेंटेशन है, ब्रेक होने से दूसरे पार्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा. एंड सच सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज प्रोग्लॉटेड एंड देयर एग्जांपल इज tapeworm. नाउ कम ऑन दी मेटामेरिक सेगमेंटेशन. दिस इज कॉल्ड एज ट्रू सेगमेंट. Metameric segmentation, it may be present on outer side or inner side. Metameric segmentation में आप देखोगे बाहर से भी सेगमेंट दिखाई दे सकता है, अंदर से भी सेगमेंट दिखाई दे सकता है. On either side or might be possible segmentation is present on both the side and segments are dependent on each other. And first time metameric segmentation is evolved in phylum Annelids and Annelids to onwards. Exception is mollusca. Annelida से onwards जितने हैं सभी true segmented है. तो Annelida, Arthropoda, Chordata. In fact हमारे आप में भी true segmentation है. How? You may ask. मैंने पहले ही बताया कि हमारी बॉडी में ये हेड पार्ट है, ये अपर लिम्ब है, ये लोअर लिम्ब है. मेरी बॉडी का ये पार्ट है जिसे ट्रंक कहते हैं. पीछे की तरफ वर्टिब्री है. यू नो दी नंबर ऑफ वर्टिब्री 26.
वर्टिब्री हमारी बॉडी में सेगमेंट्स की तरह वर्क कर रही है और वही डिसाइड कर रही है कि कौन सा बॉडी पार्ट किस वर्टिब्री के पास होगा। तो सेगमेंटेशन हम लोगों में भी है लेकिन इंटरनल है, कई में एक्सटर्नल होता है, कई में इंटरनल और कई में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। तो आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स और एनिलीड्स और जो सेगमेंट्स होते हैं इनमें, इन सेगमेंट्स को मेटामियर कहते हैं। जैसे अर्थवॉर्म अगर हम देखें जो एनिलिडा को बिलोंग कर रहा, अर्थवॉर्म, if we see the case of earthworm, the total number of segment is 100 to 120, leech 33, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स भी मोर और लेस फिक्स्ड होते हैं। तो बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट्स में भी प्रेजेंट एक्सटर्नली और इंटरनली और बोथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वी ऑब्जर्व सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन। सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन मीन्स कुछ ऑर्गन सभी सेगमेंट्स पे प्रेजेंट है, मतलब 10th सेगमेंट में भी है, 11th सेगमेंट में भी है, 12th सेगमेंट में भी है, सभी ऑर्गन के रिस्पेक्ट में तो नहीं, बट सम ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन अ रिपीटेटिव पैटर्न, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सेगमेंट। दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सेगमेंटेशन एंड ट्रू सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर, फर्स्ट टाइम इवॉल्व इन एनिलीड्स। तो सेगमेंटेशन हमें क्लियर है, अनसेगमेंटेड, सीडो सेगमेंटेड और मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट मैंने जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया लिया है दैट आई हैव टेकन डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मैक्रोमोलिक्यूल जो लार्ज हैं वो ब्रेक होकर के उस फॉर्म में चेंज हो जाएं सो दैट इट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड। इट मे बी इंट्रासेल्यूलर, ध्यान देना है इंट्रासेल्यूलर, दैट मीन इनसाइड दी सेल। जैसे ये सेल है, अगर सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, इनसाइड दी सेल। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, आउटसाइड दी सेल। ये सेल है, ये सेल है, सेल के बाहर का जो स्पेस है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इनसाइड दी सेल इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहाँ होता है? प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा में। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ पर होता है? सेल के बाहर। आप देखोगे तो ये स्टार्ट हुआ प्लैटीहेल्मिन्थेस से, प्लैटीहेल्मिन्थेस टू ऑनवर्ड्स जितने सभी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल डेवलप होनी चालू हो गई है। एलिमेंट्री कैनाल सेल से ही बनी है लेकिन उसके बीच का जो स्पेस है, जो कैविटी है, जो गैप है, जहाँ डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम वो वर्क करते हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्लैटीहेल्मिन्थेस से और इंट्रा सेलुलर प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो कॉपी में आप स्टार करके लिखोगे, क्या लिखोगे? इन केस ऑफ सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा, सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। तो सीलेंट्रेट और टीनोफोरा में एक्स्ट्रा और इंट्रा है, प्रोटोजोआ पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर है और प्लैटीहेल्मिन्थेस टू ऑनवर्ड्स क्या है? एक्स्ट्रासेलुलर। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे। लेट अस डिस्कस सम मोर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट आई हैव टेकन हियर, circulatory system. You know, circulatory system, in that system if heart is present, heart will pump blood in different parts of body. If in different parts of body it goes via defined blood vessel, defined pipe, defined vessel, then this is closed. If from heart it goes via sinuses, spaces and visceral organs are bathed in it, then this is the case of open circulatory system. So there are two types of circulatory system: open circulatory system, closed circulatory system. In open circulatory system, blood from heart pump into open spaces. Spaces are called sinuses, and cells and tissues are directly bathed in it. Example: arthropods, mollusk, echinoderm, hemichordate, some lower chordate like tunicates. You know, in open circulatory system,
as I have told you if you remember कि they have hemocoelic cavity. In this hemocoelic cavity they have hemolymph. Example Arthropoda mollusca, the most common example. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोसिलिक कैविटी है जहाँ हीमोलिम्फ फिल्ड है. हीमोलिम्फ साइनसस या स्पेस में फिल्ड रहता है जो ब्लड डायरेक्टली हार्ट से पंप होकर के आ रहा. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एवोल्यूशन में ज़्यादा फेवर किया गया क्योंकि ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज के वाया जा रहा. एनिलीड्स, सिफेलोपोड और वर्टिब्रेट्स. एनिलीड्स सिफेलोपोड मॉलस्क है लेकिन एक्सेप्शनल है. सिफेलोपोड मॉलस्क है, मॉलस्क में तो ओपन है लेकिन ये एक्सेप्शनल है जहाँ क्लोज्ड है. और वर्टिब्रेट्स. तो ये एग्जांपल्स याद रखने हैं इसके. नेक्स्ट आई हैव टेकन दी रिस्पिरेशन. You know respiration, it is the catabolic process in which food material is catabolized to release energy. Or in more common sense, what we say, in respiration, breathing process is involved in which we take oxygen and exhale carbon dioxide. Respiration may be of two types. If you are taking oxygen, aerobic. If you are not taking oxygen, anaerobic, as we observe in case of parasitic animal like tapeworm and ascaris. तो अगर ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो तो एरोबिक, बिना ऑक्सीजन के हो रहा है तो एनारोबिक. In different group of phylum, in different group of animal, they have different respiratory organ. As in our case, you know, lung is the respiratory organ. Initially, in lower non-chordate or in simple protozoa, they have plasma lemma that is acting as their respiratory surface. Simply, if you see the diagram of amoeba here, this is outermost environment from oxygen. From environment, oxygen will go inside the cell, and from cell, carbon dioxide will go into the environment. Simply, the process of respiration occurs on the principle of diffusion. Oxygen concentration is more in environment, so their cell membrane, not cell wall, their cell membrane, plasma lemma or plasma membrane is permeable for oxygen. It takes the oxygen and carbon dioxide will expel out. So in protozoa, respiratory surface is plasma lemma. That means there is no specialized respiratory organ. Porifera, Cnidaria, simply body surface. The outer body surface is acting as a respiratory surface. Prawn, Unio and fish. Prawn, Unio and fish, they have gills for respiration. If respiration occurs by gills, then this is called branchial respiration. BRANCHIAL. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन अगर गिल्स के थ्रू होता है तो, जैसे फिश में तो आप जानते हो, प्रॉन और यूनियो में भी. नेक्स्ट है अर्थवॉर्म, लीच, फ्रॉग, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. मतलब स्किन इनकी परमिएबल होती है गैसेस के लिए. और स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होता है देन दिस इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. इफ रेस्पिरेशन अकर्स बाय स्किन देन दिस इज कॉल्ड क्यूटेनियस. इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स जो आर्थ्रोपोड्स को बिलोंग कर रहे हैं, ट्रैकिया के थ्रू. अरेक्नाइड्स जिसके कॉमन एग्जाम्पल है स्पाइडर और स्कॉर्पियन. स्पाइडर, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा में, अरेक्नाइड्स में आएंगे. इनमें बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है. लिम्यूलस जिसे किंग क्रैब कह रहे हैं, उनमें बुक गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है. तो बुक लंग्स और बुक गिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें याद रखना है कि स्पाइडर, स्कॉर्पियन जो अरेक्निड्स को बिलोंग कर रहे हैं, और लिम्यूलस, किंग क्रैब, इसमें बुक गिल्स के वाया. इसके अलावा ए मतलब एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन. और जिसमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा दिस इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन पल्मोनरी. तो डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन हम लोगों ने कंपेयर कर लिया. लेट अस कुछ और चीजें रिलेट करते हैं इनमें जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है. सो द नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटीरियल. जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स जो मेटाबोलाइज हो चुका है,
that means the thing that has been utilized by body cell, and after that the remain is called metabolic waste. हम लोगों ने खाना खाया, फूड इनटेक किया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, सेल्स के वाया यूटिलाइज हुआ, सेल्स ने यूटिलाइज किया, उसके बाद बॉडी के किसी काम का नहीं है, दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट. It may be result of carbohydrate, it may be result of protein metabolism, fat metabolism, nucleic acid metabolism. You know, there are 4 macromolecules: carbohydrate, fat, protein, nucleic acid. Our complete body is just formed of these 4 macromolecule, biomacromolecule, whatever you say, carbohydrate, fat, protein, and nucleic acid. So all of these, when fully they get utilized, what they release that is not utilized by body, this is called metabolic waste. Here I am going to discuss about nitrogenous metabolic waste. Nitrogenous, this is the metabolic waste of protein or nucleic acid. Carbohydrate and fat metabolic waste क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का क्या होगा? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. और इसमें भी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में ज़्यादातर किससे आता है? बिकॉज वी नो न्यूक्लिक एसिड तो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा. हम लोगों ने कभी किसी को सुना कि न्यूक्लिक एसिड बहुत ले रहा अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए? यस, व्हाट वी लिसन, बंदा प्रोटीन रिच डाइट पे है, जो बंदा है वो कार्ब्स फ्री डाइट पे है, वो आजकल फैट नहीं ले रहा, डाइटिंग चल रही है क्योंकि लॉकडाउन में उसे घर से बाहर नहीं निकलना, तो फैट फ्री डाइट ले रहा, कार्ब्स भी बिल्कुल नहीं ले रहा. कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट. न्यूक्लिक एसिड के बारे में कभी कोई डिस्कस नहीं करते क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है. तो ये 4 मैक्रोमोलिक्यूल है. अगर प्रोटीन पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड हो जाएगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, in some cases amino acid, because you know amino acid join to form protein. Ammonia is the metabolic waste of protein metabolism. अगर कोई ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीटरी मटेरियल की तरह एक्सक्रीट कर रहा है, then such organism is called अमोनोटिलिज्म. मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहा, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अमोनोटिलिज्म, एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अमोनोटिलिक ऑर्गेनिज्म. तो ये है कंसेप्ट. जो ऑर्गेनिज्म है वो अमोनोटिलिक है और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के फिनोमेना को अमोनोटिलिज्म कहते हैं. ठीक है. अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है. तो जो 90% आप अपने ब्रेन में रख लो, जो एक्वाटिक एनिमल होंगे वो अमोनोटिलिक होंगे, एक्वाटिक एनिमल. यहाँ पे हम लोगों ने क्या ट्रिक बनाई है याद करने की? पी से प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज. इनका कोई भी मेंबर पूछा जाए ब्लाइंडली आप टिक कर सकते हो, दे आर अमोनोटिलिक. प्रोटोजोआ से लेकर के कहाँ तक? एस्केहेल्मिन्थीज तक. उसके बाद जो फ्रेश वाटर बोनीफिशेस हैं, जो बोनीफिशेस फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, या टैडपोल लार्वा, फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं? टैडपोल लार्वा. ये भी अमोनोटिलिक है. टेरेस्ट्रियल में यूरिया, जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, मतलब ना ज़्यादा एक्वेटिक ना ज़्यादा डिजर्ट एनवायरनमेंट में, तो यूरिया वो रिलीज करते हैं. जैसे एस्केरिस और अर्थवॉर्म, ये दोनों लोग अमोनोटिलिक भी हैं और यूरियोटिलिक भी है. पूछा जाए अर्थवॉर्म एंड एस्केरिस आर अमोनोटिलिक, यूरियोटिलिक, थर्ड ऑप्शन बोथ दे रखा, यू पीपल विल गो विथ बोथ. कार्टिलेजिनस फिशेस यूरियोटिलिक, फ्रॉग, टोड, टर्टल, एलिगेटर, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग यूरियोटिलिक. जो डेजर्ट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, मतलब जहां उन्हें वाटर मिल ही नहीं रहा है या बहुत कम मिल रहा है, दे आर लिविंग इन स्कार्सिटी ऑफ वाटर एनवायरनमेंट. मोस्ट इंसेक्ट, क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोड अभी डिस्कस करेंगे, लैंड रेप्टाइल, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, सभी यूरिकोटिलिक है.
यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए वाटर ना के बराबर लगता है। टेरेस्ट्रियल यूरिया में वाटर लगता है लेकिन कम लगता है, और जो अमोनोटेलिक होंगे उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसलिए एक्वाटिक एनिमल अमोनोटेलिक, जो टेरेस्ट्रियल है वो यूरियोटेलिक, और जो डेजर्ट में है वो यूरिकोटेलिक। कुछ है जो अमाइनो एसिड भी रिलीज करते हैं। कौन कौन? सम मॉलस्क एंड स्टारफिश। सम मॉलस्क एंड स्टारफिश, they are releasing the amino acid, so they are called as aminotelic. yes, इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहेंगे? स्टारफिश और सब मॉलस्क को एमाइनोटेलिक, और फिनोमेना को क्या कहेंगे? एमाइनोटेलिज्म। तो ये बात याद रखनी है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट दी डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये हम सबको याद होना चाहिए। सो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स, यू जस्ट हैव टू मग अप, है ना। In detail we will discuss when we will discuss about the different phyla. Here you need just to mug up all the excretory organ that is present in different animals, as in case of protozoa, plasmalemma. Plasmalemma is playing a role in the process of respiration, also in excretion, because just by the simple procedure, simple principle of diffusion. Porifera nidaria, GBS, general body surface, as in the case of respiration. Platyhelminthes. Platyhelminthes is the first phyla which have specialized excretory organ in the form of flame cells. Flame cells is also called protonephridia. yes, protonephridia बहुत important है. And solenocytes. Protonephridia, solenocytes. एस्केल्मेंथीज रैनेट सेल, एस्केल्मेंथीज जिसमें एस्केरिसारा, रैनेट सेल एच शेप्ड है. एनिलीडा नेफ्रीडिया, एनिलीडा में नेफ्रीडिया. आर्थ्रोपोडा मेलपीजियन टिब्यूल्स, मेलपीजियन टिब्यूल्स. एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, हम लोग आर्थ्रोपोड्स में देखेंगे. क्रस्टेशियंस में, क्रस्टेशियंस जिसमें प्रॉन आ रहा, क्रस्टेशियंस. कॉक्सल ग्लैंड आर्थ्रोपोडा में, अरेक्नाइडा में. कॉक्सल ग्लैंड होती है अरेक्नाइडा, अभी देख करके आ रहे हैं. अरेक्नाइडा के एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन से? स्पाइडर और स्कॉर्पियन. मॉलस्क गिल्स के द्वारा भी, गिल्स रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले कर रहा है, इसमें भी. किडनी के द्वारा भी है. स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, BOJANUS, ऑर्गन ऑफ बोजेनस. इकाइनोडर्मेट्स में एब्सेंट है. इकाइनोडर्मेट्स में कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, बट द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इन इकाइनोडर्म इज डन बाय ट्यूब फीट्स. तो अगर कोई पूछे प्रेजेंट और एब्सेंट, यू विल से एब्सेंट. ट्यूब फीट का ये काम नहीं है, ट्यूब फीट अदर काम में रोल प्ले करता है, लेकिन एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करेगा. कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है. हेमिकॉर्डेट्स, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस PROBOCIS. यूरोकॉर्डेट, सब न्यूरल ग्लैंड, सब न्यूरल ग्लैंड. और यूरोकॉर्डेट के बाद एक और आता है सिफेलोकॉर्डेट. कौन सा आता है? यूरोकॉर्डेट के बाद सिफेलोकॉर्डेट में भी यही सेम है. सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट. तो यूरोकॉर्डेट के बाद जो सिफेलोकॉर्डेट है, सिफेलोकॉर्डेट में भी फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट्स. और किसमें है ये? प्लैटीहेल्मिन्थीज में. और वर्टिब्रेट्स में आपको पता ही है सब में क्या प्रेजेंट होती है? किडनी. तो ये डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो हर एक को मगअप होने चाहिए बिल्कुल प्रॉपरली. फिर से लेट अस रिवाइज. प्लाज्मालेमा, जनरल बॉडी सरफेस, फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट्स किसमें? प्लैटीहेल्मिन्थीज और सिफेलोकॉर्डेट में. एस्केल्मिन्थीज में रैनेट सेल, एनिलीडा में नेफ्रिडिया, मेलपीजियन टिब्यूल आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशियंस में एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड. कॉक्सल ग्लैंड अरेक्नाइडा में प्रेजेंट है. गिल्स, किडनी, ऑर्गन ऑफ बोजेनस मोलस्क में प्रेजेंट है. इकाइनोडर्मेट्स में एब्सेंट है, तो कोई तो करेगा. कौन करेगा? ट्यूब फीट्स. हेमिकॉर्डेट्स में प्रोबोसिस ग्लैंड, सब न्यूरल ग्लैंड्स यूरोकॉर्डेटा, और वर्टिब्रेट्स में किडनी.
तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंपेयर कर लिया, अगर आप देखोगे शुरू से, जब से मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं ये लेक्चर मेरा, हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी लेयर, सिमेट्री, उसके बाद सिमेट्री के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सिफेलाइजेशन, सिफेलाइजेशन के बाद बॉडी कैविटी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया मैं लेने जा रहा हूँ नर्वस सिस्टम के बेसिस पे। नेक्स्ट क्राइटेरिया मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम, यू नो कॉर्डेट में, दैट मीन्स इन आवर केस नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल पीछे की तरफ, हॉलो बीच में खाली है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड टर्म वी आर यूजिंग फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अंदर से हॉलो है क्योंकि इसमें CSF फ्लूइड फिल्ड है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, दिस इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ कॉर्डेट। नाउ लेट अस सी द नर्वस सिस्टम इन डिफरेंट नॉन कॉर्डेट। स्पॉन्जेस में तो ये एब्सेंट है नर्वस सिस्टम, प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में एब्सेंट है। सबसे पहले सीलेंट्रेट्स में प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम, नर्व नेट, नर्वस सिस्टम विदाउट ब्रेन, कई सारे टर्म यूज किए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन, अगर नर्वस टिश्यू का लेक्चर अगर आप देखोगे तो वहां पर सेल बॉडी है, सेल बॉडी से कई नर्व फाइबर निकलते हैं, कोई भी डेंड्राइट या एक्सॉन की तरह वर्क नहीं करता। The network of fiber is distributed or scattered in whole the body. So nervous system is diffused type, nervous system without brain, primitive type, and such type of neuron is called as apolar. Apolar neuron is present in the case of coelentrates. तो सीलेंट्रेट्स में एपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है और नर्वस सिस्टम में बिना न्यूरॉन के तो काम बनना नहीं, यही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। फ्लैट वर्म और राउंड वर्म में नर्वस सिस्टम नर्व रिंग की लेडर लाइक रहता है और लेडर लाइक नर्वस सिस्टम नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड से बनता है। इसे कैसे समझ सकते हैं, अगर फ्लैट वर्म और राउंड वर्म में देखोगे तो इस तरह से नर्व रिंग रहती है। हम लोग जिसे अपने केस में ब्रेन कह रहे हैं वैसे यहाँ पे नर्व रिंग है और नर्व रिंग से ये नर्व कॉर्ड निकलती है, नर्व रिंग से नर्व कॉर्ड, और ये नर्व कॉर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है कॉमिस्योर से। जो इसे कनेक्ट करता है उसे कॉमिस्योर कहते हैं, कॉमिस्योर, कॉमिस्योर। तो कैसा नर्वस सिस्टम दिख रहा है, लेडर टाइप नर्वस सिस्टम दिख रहा है। आप देखोगे तो नर्व रिंग, जिसे हम अपने में ब्रेन कह रहे हैं, ब्रेन की जगह यहाँ पर नर्व रिंग टर्म यूज कर रहे हैं। दो नर्व कॉर्ड हैं, एक दूसरे से कॉमिस्योर के द्वारा कनेक्टेड हैं। कहाँ पर, प्लैटीहेल्मिन्थेज और एस्केल्मिन्थेज, कोई इशू नहीं है। एनीलिड्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया है। एनीलिड्स पहला हायर इनवर्टिब्रेट भी है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्व रिंग है उसका नाम है सर्कमफेरेंजियल। क्यों सर्कमफेरेंजियल हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, अगर देखोगे एनीलिड्स के केस में तो एनीलिड्स में फेरेंजियल मतलब ये फेरिंग्स, फेरिंग्स के चारों तरफ, फेरिंग्स के चारों तरफ जो रिंग है वो सर्कमफेरेंजियल। तो सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग इन द केस ऑफ एनीलिड। सर्कम मतलब चारों तरफ, किसके चारों तरफ, फेरिंग्स के। तो सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, उससे डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल मतलब सामने की तरफ, डबल होगा, दो होगा, सॉलिड होगा मतलब बीच में कोई कैविटी नहीं होगी, दो नर्व कॉर्ड सामने की तरफ रन करेंगे। एनीलिडा से आगे तक सब में ऐसा ही है। तो व्हाट आई हैव रिटन, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, वेंट्रल सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। गैंग्लियोनेटेड का मतलब क्या है, गैंग्लिया का मतलब होता है, गैंग्लिया टर्म का मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। हम लोग नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट में जब कभी भी गैंग्लिया टर्म यूज करें, इट मींस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की सेल बॉडी के ग्रुप को गैंग्लिया कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बनेगा, सर्कम ईसोफेजियल,
ईसोफेजियल यानी ईसोफेगस, ईसोफेगस के चारों तरफ रिंग होगी और डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, यानी नर्व कॉर्ड जो रन करेगा डबल सॉलिड उसमें गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। मॉलस्क में केवल कुछ गैंग्लिया रहते हैं जिससे बनता है। इकाइनोडर्म में आप जानते हो कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। अगर ये स्टारफिश है तो जो नीचे वाला एंड है ये ओरल, ये ऊपर वाला एंड कौन सा? एबोरल। ये वेंट्रल सरफेस, ये कौन सा सरफेस है? डॉर्सल सरफेस। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, जो नर्व रिंग है वो ओरल एबोरल है। ओरल नर्व रिंग, एबोरल नर्व रिंग, यानी दो नर्व रिंग प्रेजेंट होगी और इससे नर्व इस तरीके से रन करेगा रेडियल डायरेक्शन में। तो लिखा है रेडियल नर्व, क्योंकि रेडियल सिमेट्री है। इस तरह से सेंटर से अलग अलग पार्ट में पेंटा रेडियल सिमेट्री स्टारफिश में होती है, क्योंकि सेंटर से इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसी डायरेक्शन में इनमें रेडियल नर्व भी प्रेजेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम पार्ट। Next basis that I have taken, skeleton. Skeleton may be exoskeleton or endoskeleton. If skeleton means hard part. If it is present outside the body, exo, inside the body, endo. ज़्यादातर एक्सोस्केलेटन का प्रेजेंट होना, यस एक्सोस्केलेटन का प्रेजेंट होना जो फीचर है, ज़्यादातर एक्सोस्केलेटन इनवर्टिब्रेट्स में आपको दिखाई देगा, नॉन कॉर्डेट्स में दिखाई देगा, लेकिन हम लोगों में भी कॉर्डेट्स में भी हेयर, नेल, क्लॉ, रेप्टाइल्स में क्लॉ जो लॉन्ग नेल्स रहते हैं, क्लॉ, हूव्स जो हॉर्स है, कैटल है, जो लेग वाले पार्ट में हम ब्लैक कलर का देख रहे हैं, हूव्स, एंटलर, हॉर्न, ये सब एक्सोस्केलेटन है। So what I have written here, exoskeleton outside of the body. एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ज्यादातर नॉन लिविंग। एक्सोस्केलेटन इज नॉन लिविंग। कार्टिनस क्यूटिकल ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड की जो चारों तरफ की कार्टिनस क्यूटिकल है। कैलकेरियस सेल ऑफ मोलस्क, मोलस्क में चारों तरफ कैलकेरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म सेल है, SHELL, कैलकेरियस सेल ऑफ मोलस्क। वर्टिब्रेट्स में स्केल, फिशेस में प्रेजेंट है। फेदर्स, बर्ड्स में प्रेजेंट है। हेयर, मैमल्स का फीचर है। हॉर्न, हूव्स, क्लॉ एंड नेल अलग अलग वर्टिब्रेट्स में दिखाई दे रहे हैं जो नॉन लिविंग है। एंडोस्केलेटन का प्रेजेंट होना कॉर्डेट का फीचर है, कार्टिलेज और बोन, और ये लिविंग टिश्यू है। एंडोस्केलेटन जो कार्टिलेज और बोन है ये लिविंग टिश्यू है, लेकिन एक एक्सेप्शन देख सकते हैं स्पॉन्जेस में जो इनवर्टिब्रेट है जिसमें स्पिक्यूल प्रेजेंट है, ये स्पिक्यूल कैल्शियम या सिलिका के बने होते हैं, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, और इनकी ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल, जबकि हमारे आपके जो भी एंडोस्केलेटन है, कार्टिलेज और बोन, यू नो इनकी ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल। जो इकाइनोडर्मेट है, इकाइनोडर्मेट में डर्मिस में ऑसिकल्स पाए जाते हैं, उन्हें एक्सोस्केलेटन भी और एंडोस्केलेटन दोनों की तरह कंसीडर किया जाता है। बेटर है उसे एंडोस्केलेटन की तरह कंसीडर करें। इकाइनोडर्मेट फाइलम में स्किन के नीचे, इसलिए इसे इकाइनोडर्मेट कह रहे हैं। डर्मिस वाले पार्ट में स्पिक्यूल्स, स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, वो भी मीजोडर्मल ओरिजिन है, इसलिए हम लोग अपनी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इकाइनोडर्मेट्स के साथ रिलेट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। So the next basis of classification is reproduction. You know the meaning of reproduction, the potential, the capability of organism to produce individual like it. This capability is called reproduction. Individual living organism have capability to produce organism like it. जैसा वो है उसी की तरह ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। यू आर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म लाइक यू आर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। इन नेचर इट इज ऑफ टू टाइप, asexual, sexual. Asexual reproduction, that means there is
no formation of gamete, single parent can involve in it, and single parent by the process of binary fission, single cell will divide to form two cell, multiple fission, number of cell, budding by outgrowth, fragmentation by dividing into several parts. These are the some important way of asexual reproduction in which single parent is involved. So what you can say, the individual that is formed by asexual reproduction, are they clone of each other or not? Am I right or wrong? Comment in the write in the comment section. In asexual reproduction, the organism that is born, whether they are clone or not of their parents. तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बॉर्न हो रहे हैं वो क्लोन है या नहीं. However, in sexual reproduction, there are two parents or two different types of gamete. Formation of gamete and fusion of gamete is compulsory. Here formation and fusion is not compulsory. Here formation and fusion of gamete is compulsory. गोनाड्स फॉर्म करते हैं गैमीट. मेल गैमीट कौन फॉर्म करेगा? टेस्टिस. मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म. फीमेल गैमीट कौन फॉर्म करेगा? ओवरी. फीमेल गैमीट इज कॉल्ड ओवा. जो मेल और फीमेल गैमीट जो सेक्स ऑर्गन फॉर्म करते हैं उन्हें गोनाड्स कहते हैं. मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी. स्पर्म फॉर्म होगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा. ओवा फॉर्म होगा oogenesis प्रोसेस के वाया. यूनिसेक्सुअल और डायोइसियस, अगर मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग हैं, इफ द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, दे आर सेपरेटेड. इन बाइसेक्सुअल hermaphrodite monoecious, that means both the sex organ, that is testes and ovary, are present in single individual. अगर सिंगल इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, देन दिस इज द केस ऑफ बाइसेक्सुअल hermaphrodite और मोनोइसियस. मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट भी प्रोड्यूस कर सकता है और उसी ऑर्गेनिज्म में फीमेल गैमीट भी. अगर सेम ऑर्गेनिज्म का मेल गैमीट उसी ऑर्गेनिज्म के फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर देगा, दिस विल बी द केस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन. है बाइसेक्सुअल लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो कर रहा. बाइसेक्सुअल होने से भी जरूरी नहीं कि उसी इंडिविजुअल का मेल गैमीट उसी इंडिविजुअल के फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करे. इन सम केसेस वी ऑब्जर्व प्रोटेंड्रस. मेल गैमीट फर्टिलाइजेस द फीमेल गैमीट ऑफ अदर इंडिविजुअल. प्रोटोगाइनस, गाइनस टर्म रिलेट करता है फीमेल से. फीमेल गैमीट पहले एक्टिव हो जा रहा है और मेल गैमीट से फर्टिलाइज हो रहा है दूसरे इंडिविजुअल के. तो प्रोटेंड्रस में पहले एक्टिव कौन होगा? मेल गैमीट. प्रोटोगाइनस में पहले एक्टिव कौन होगा? फीमेल गैमीट. तो बाइसेक्सुअल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो हमेशा ये कंपलसरी नहीं है. दे में शो द केस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन in the form of protandrous and protogynous. Male gamete, if it matures first, protandrous, androus term, andrology. Study of male sex organ is called andrology. Gynecology relates with female. Protogynous, if female gamete matures first. However, fertilization may be external or internal. External means outside the body. Internal means inside the body. There are some organism in which fertilization occurs outside the body and some other organism in which inside the body. Development may be direct or indirect. After the fusion of gamete, zygote is formed. If these zygote forms larva, if in their developmental process larva is present, then this is indirect development. If larva is absent, then this is direct development. What do you think? In our case, there is no larva. जब हम लोग फॉर्म हो रहे हैं और आज जब इतने बड़े हो गए हैं तो ग्रोथ हुई है हम लोगों की बॉडी में, कोई लार्वल स्टेज नहीं है. फ्रॉग में टैडपोल लार्वा होता है. जो लार्वा होता है वो एडल्ट से डिफरेंट होता है. और हम लोग जब अपने मिनिएचर फॉर्म में होते हैं, जैसे आज है वैसे कल भी थे,
बस ग्रोथ हुई है हमारी बॉडी में, तो हमारे में लार्वा प्रेजेंट नहीं होता। लार्वा इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, तो हमारे आप में ग्रोथ होती है। जिनमें लार्वा के द्वारा डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट, और जिसमें लार्वा एब्सेंट है वो डायरेक्ट। तो ये रिप्रोडक्शन से रिलेट करके कुछ पॉइंट्स थे। सो फॉर आई हैव डिस्कस्ड डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. Now I am going to discuss some important terms. This is very important in biology and they are frequently used in different places. The first is nectonic. Nectonic means animal, they are active swimmer like fishes, because fishes have fins, they can actively swim against the water current. Benthos, bottom dweller, जो bottom वाले पार्ट में रहते हैं उन्हें benthos कहते हैं, जैसे sponges. सॉलिटरी जो एनिमल अकेले रहता है, अकेले, एलोन, टेपवर्म। ग्रीगैरियस जो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में आते हैं, लिव इन ग्रुप बट विदाउट ऑब्लिगेटरी इंटरैक्शन, लिव इन ग्रुप बट विदाउट ऑब्लिगेटरी इंटरैक्शन। लोकस्ट, न्यूज में आजकल देख रहे हो इंडिया पे लोकस्ट ने, टिड्डियों ने अटैक कर दिया है। राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, कई प्लेसेस पे अटैक कर दिया। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, दे आर यूजिंग दैट टर्म ग्रेगेरियस लोकस्ट। ग्रेगेरियस लोकस्ट का मतलब है कि दे आर कमिंग इन ग्रुप, थाउजेंड्स में वो आती हैं, ग्रुप में आती है, और जो क्रॉप है उसे डिस्ट्रॉय कर दे रही हैं पूरी तरह से। तो वो ऑब्लिगेटरी इंटरैक्शन नहीं है, बट किसी सर्टेन टास्क के लिए वो ग्रुप में निकल रहे हैं, तो वो ग्रेगेरियस है। कॉलोनियल, live in social hive and so obligatory interdependence. सोशल हाइव में रह रहे हैं, हाइव मतलब ग्रुप में रह रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेटरी इंटरडिपेंडेंस है। आपकी फैमिली या आप फैमिली के साथ रह रहे हो, लेकिन अगर कभी स्कूल ट्रिप पे हमें पिकनिक पे जाना है तो वो ग्रेगेरियस है। दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना है वो ग्रेगेरियस है। फैमिली के साथ एक दूसरे के साथ जा रहा है वो कॉलोनियल है, वहाँ पे सोशल हाइव है, ऑब्लिगेटरी इंटरडिपेंडेंस है, हमें फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। हनी बी, वॉस्प, टर्माइट, ये सोशल है, और ग्रेगेरियस लोकस्ट में आएगा। एक्वेटिक, मैराइन वाटर या फ्रेश वाटर। टेरेस्ट्रियल, जो लैंड में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी कई तरह के हैं। फसोरियल, जो बरो बना के रहते हैं, बिल बना करके, अर्थवॉर्म, स्नेक, बरो बना के रह रहे हैं। अर्बोरियल, ट्री पे रह रहे हैं, मंकी वगैरह, अर्बोरियल। स्कैंसोरियल, क्लाइंब दी वॉल, रॉक, वॉल पे, रॉक पे प्रेजेंट है, स्कैंसोरियल। लिजर्ड हम देखते हैं घरों पे वॉल पे चल रही है। एरियल, एयर में फ्लाई कर रहे हैं, बर्ड, इंसेक्ट, बैट, एरियल। कर्सोरियल, फास्ट रनर, बहुत तेजी से भाग रहा है, रैबिट, टाइगर, लॉयन, सभी फास्ट रनर। डियर, कर्सोरियल है सब। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक, दैट मीन्स वी आर गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्सेस, हेट्रोट्रॉफिक और होलोजोइक। नेक्स्ट, सेडेंट्री, सेसाइल, जो फिक्स्ड है सरफेस से, बिल्कुल फिक्स्ड है, जो मूव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सेडेंट्री या सेसाइल कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स से जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। वीडियो के इस पार्ट में मैंने जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर इनवर्टिब्रेट के यानी नॉन कॉर्डेट के सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर कोई जो इस वीडियो को देखे, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ लिखना है। आप पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, लेकिन इससे मेरी भी लर्निंग मेंटेन होती है और मुझे और आगे कैसे वीडियोस बनाने चाहिए इसके लिए मुझे पता चलता है। तो आपको लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।